हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पोस्टपार्टम हेमोरेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोस्टपार्टम हेमोरेज, जिसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों प्रसव पश्चात रक्तस्राव। यानी प्रसव की प्रक्रिया हो चुकी है, उसके पश्चात जो शिशु है उसकी डिलीवरी हो चुकी है, वहां से जो रक्तस्राव की स्थिति उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? पोस्टपार्टम हेमोरेज कहते हैं। तो इसकी दोस्तों सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन की बात करें, और इंट्रोडक्शन से मैंने आपको बताया था कि मैं तो इंट्रोडक्शन से डेफिनेशन बना देता हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें एक चीज आप लिख लो कि जो पोस्टपार्टम हेमोरेज होता है उसकी कंडीशन क्या होती है। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है पोस्टपार्टम हेमोरेज की, कि डिलीवरी के बाद से लेकर जो सूतिका अवस्था होती है, सूतिका अवस्था यानी 7 वीक, लगभग 1.5 माह, तो यहां से लेकर यहां का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में अगर किसी भी प्रकार का हेमोरेज होता है, किसी भी प्रकार का रक्तस्राव होता है, और रक्तस्राव की मात्रा कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 500 ml से अधिक रक्तस्राव होता है इस टाइम पीरियड के अनुसार, यानी डिलीवरी के बाद और सूतिका अवस्था से पहले। इस टाइम पीरियड के दौरान अगर 1.5 महीने का टाइम पीरियड हो गया, 1.5 महीने का सॉरी, यानी 1.5 माह का टाइम पीरियड है, इसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है किसी भी प्रकार से और वो ब्लीडिंग की मात्रा वो 500 ml से अधिक है, और ये मात्रा है वो क्या कर रही है, जो महिला है, महिला के स्वास्थ्य पर क्या कर रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है। इसी को ही बेसिकली क्या कहते हैं दोस्तों? पीपीएच। समझ गए? ये मैंने आपको एक दूसरा समझा दिया इंट्रोडक्शन, यानी डिलीवरी के बाद और सूतिका अवस्था से पहले के समय के अंदर दौरान अगर रक्तस्राव होता है और उसकी मात्रा 500 ml से अधिक होती है, और जिसका जिसका माता के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पीपीएच कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमोरेज कहते हैं। इसी को डेफिनेशन बना सकते हो, इसी का इंट्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको? ये चीज आप कैसे समझिए। इसके कुछ लक्षण होते हैं, दो लक्षण आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी आपको अगर किसी प्रकार का ब्लीडिंग होती है, सीवियर प्रकार की ब्लीडिंग होती है, तो उसमें दो लक्षण उभर के आते हैं। एक तो होता है दोस्तों हाइपोटेंशन, यानी बीपी का क्या होना दोस्तों? डिक्रीज होना। एक होता है दोस्तों हाइपोटेंशन होता है, एक होता है टेकिकार्डिया, यानी हार्ट रेट का क्या होना? इंक्रीज होना। तो ये दोनों कंडीशनें इसमें देखी जाती हैं, इसमें पीपीएच के अंदर। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको? तो डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे? ये इंट्रोडक्शन बता दिया, तो डेफिनेशन भी बता देता हूं आपको। डेफिनेशन में क्या लिखोगे? डेफिनेशन में आप ऐसा ही लिख सकते हो कि डिलीवरी के बाद और सूतिकावस्था से पहले होने वाली जो ब्लीडिंग होती है, बेसिकली उसको क्या कहते हैं? पीपीएच कहते हैं। और ब्लीडिंग की मात्रा भी लिख सकते हो, उसके बाद में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके कुछ प्रकार है, वो प्रकार भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, पीपीएच टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहला इसका टाइप होता है प्राइमरी पीपीएच। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है इसमें थर्ड स्टेज पीपीएच, एक होता है ट्रू पीपीएच, यानी इसको ट्रू पीपीएच को वास्तविक पीपीएच, इसको कहते हैं तृतीय अवस्था पीपीएच। और यहाँ पे होता है दोस्तों सेकेंडरी पीपीएच। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो प्राइमरी पीपीएच होता है ना दोस्तों, ठीक है, ये इसके प्रकार है, यानी प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच के दो पार्ट होते हैं, थर्ड स्टेज पीपीएच और ट्रू पीपीएच। तो प्राइमरी पीपीएच का मतलब दोस्तों पोस्टपार्टम हेमोरेज। ठीक है, आप इसको पूरा लिख दिए ना। प्राइमरी पीपीएच की बात करें तो प्राइमरी पीपीएच में बेसिकली क्या होता है कि शिशु के जन्म के बाद और से लेकर 24 घंटे तक होने वाले जो ब्लीडिंग होती है उसको प्राइमरी पीपीएच में रखते हैं, यानी डिलीवरी के बाद 24 घंटे में होने वाला जो रक्त स्राव है उसी को बेसिकली क्या कहते हैं? प्राइमरी पीपीएच कहते हैं।
ठीक है। तो प्राइमरी पीपीएच किसे कहते हैं? डिलीवरी के बाद 24 घंटे के अंदर होने वाला रक्तस्राव होता है, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। सेकेंडरी पीपीएच किसे कहते हैं? 24 घंटे के बाद और सुतिकावस्था का और के बाद सुतिकावस्था तक होने वाला रक्तस्राव। कोई दिक्कत? इसकी डेफिनेशन में कोई दिक्कत? प्राइमरी पीपीएच किसे कहेंगे? डिलीवरी के बाद 24 घंटे में होने वाला जो रक्तस्राव होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। और सेकेंडरी पीपीएच किसे कहते हैं? 24 घंटे के बाद में सुतिकावस्था तक होने वाला जो रक्तस्राव होता है उसको सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। अब इसके प्राइमरी पीपीएच के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है थर्ड स्टेज पीपीएच और टू पीपीएच। थर्ड स्टेज से नाम में आपको पता चलता है, थर्ड स्टेज में होता है क्या? बेसिकली प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। तो प्लेसेंटा की इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा की डिलीवरी से पहले यानी शिशु की डिलीवरी हो चुकी है, यानी इसमें लिखो फीटस की क्या हो चुकी है दोस्तों? डिलीवरी हो चुकी है, यानी इसकी तो डिलीवरी क्या है? हो चुकी है। अब इसके बीच में और यहाँ पर क्या है? बेसिकली फीटस की डिलीवरी के बाद में कौन सी चीज होती है? थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा की डिलीवरी। ये नहीं हुई है, यानी प्लेसेंटा की डिलीवरी क्या है? वो नहीं हुई है, फीटस की डिलीवरी हुई है। और फीटस की डिलीवरी होने के बाद में अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको थर्ड स्टेज में कहते हैं, यानी इस समय अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? थर्ड स्टेज। यानी इसके डेफिनेशन में आप ऐसा लिख सकते हो कि शिशु के जन्म के बाद शिशु के जन्म के बाद नहीं, शिशु के जन्म हो चुका है, उसके बाद में जो प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है वो नहीं होती है, उससे पहले ही क्या होने लग जाता है? ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं दोस्तों? थर्ड स्टेज पीपीएच कहते हैं। ट्रू पीपीएच किसे कहते हैं? ट्रू पीपीएच किसे कहते हैं कि इसमें प्लेसेंटा की डिलीवरी भी हो रही है और शिशु की डिलीवरी हो रही है, वहां से लेकर 24 घंटे का जो समय होता है उसी को क्या कहते हैं? 24 घंटे में होने वाला जो रक्तस्राव होता है उसे ट्रू पीपीएच कहते हैं। तो ये इसके सेम डेफिनेशन होगी, लेकिन इसमें एक चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी, डिलीवरी हो चुकी है और प्लेसेंटा की भी डिलीवरी हो चुकी है और शिशु की भी डिलीवरी हो चुकी है। उसके बाद में अगर 24 घंटे के अंदर अगर किसी प्रकार की ब्लीडिंग होती है तो उसको ट्रू पीपीएच कहते हैं। और थर्ड स्टेज में क्या होती है? शिशु की डिलीवरी हो चुकी है लेकिन प्लेसेंटा की डिलीवरी नहीं होती, उससे पहले ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। 24 बेसिकली उसको कहते हैं थर्ड स्टेज, और इसमें 24 घंटे वाला। और सेकेंडरी मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर कोई दिक्कत आपको? चलो कोजेस की बात करें तो उसके 4 कोज होते हैं दोस्तों बेसिकली। एक तो होता है ठीक है एटोसिटी ऑफ यूट्रस, यानी जो गर्भाशय की पेशियों का क्या होना? शक्तिहीन होना, यानी कमजोर होना। ठीक है, एक कारण तो ये सबसे बड़ा कारण होता है ये लगभग 70 से 80% कोज करता है किसको? पीपीएच को। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक है, दूसरा कारण हो सकता है इंजरी ऑफ बर्थ कैनाल। ठीक है, तीसरा कारण हो सकता है इसमें थक्काकरण संबंधी विकार, थक्काकरण संबंधित विकार। और एक हो सकता है इसमें बेसिकली प्लेसेंटा के पृथक्करण के बाद उसके कुछ अंश जैसे टिश्यू, ब्लड क्लॉट यूट्रस के अंदर रह जाते हैं, अंदर रहना। तो बेसिकली ये 4 क्या है दोस्तों? कोज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोज है। अब इनमें देखो सबसे थक्काकरण संबंधी विकार है, या आप में लिख सकते हो कि थक्काकरण संबंधी विकार होते हैं, उसके कारण हो सकती है। इंजरी से रिलेटेड आप लिख सकते हो कि इंजरी किसी भी प्रकार की हो सकती है, यानी यूट्रस बेसिकली क्या हो सकती है? वेजाइना में इंजरी हो सकती है ये, ठीक है, और पेरिनियम क्षेत्र में इंजरी हो सकती है, या फिर अंदर वाले पार्ट में सर्विक्स में इंजरी हो सकती है। तो इस प्रकार से कहीं पर भी इंजरी हो सकती है डिलीवरी के समय, या फिर फोर्सेप्स से डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है,
उस समय डिलीवरी हो सकती है। एपिजियोटोमी का वाला प्रोसेस है, उसके कारण भी किसी प्रकार के उसमें पेरिनियल पार्ट में फटन हो सकती है। तो इन सभी चीजों, वेजाइना में फटन हो सकती है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान पड़ेगी। इंजरी भी इंपॉर्टेंट कॉज करता है, ठीक है। थकान में मिलेगा। एक होता है प्लेसेंटा के पड़ते होने के बाद कुछ अंश उस जैसे टिश्यू ब्लड यूट्रस अंदर रह जाते हैं, तो ये 25% कॉज करता है दोस्तों, ठीक है। 25% कौन कॉज करता है? प्लेसेंटा। अगर कुछ पार्ट उसके अंदर रह जाते हैं तो वो ट्रू पीपीएस कॉज कर देते हैं, सॉरी पीपीएस कॉज कर देते हैं। क्यों कॉज करते हैं दोस्तों? ये कॉज इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी चीज है वो यूट्रस के अंदर रहेगी तो उस स्थान पर उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिटेंशन की प्रक्रिया बाधा उत्पन्न होती है। और जब जब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिटेंशन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है तब तब ब्लीडिंग वाला मैटर चलता रहता है, क्योंकि ब्लीडिंग रुकेगी नहीं जब तक कॉन्ट्रैक्शन और रिटेंशन होते हैं, हो रहे हैं, होंगे तब तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। अगर नहीं हो रहे हैं तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। तो ब्लीडिंग क्यों नहीं रुकती है? क्योंकि इसके कुछ पार्ट वहां पर रहते हैं तो वो प्रॉपर उसे उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिटेंशन नहीं करने देते हैं, जिसके कारण ब्लीडिंग नहीं रुकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है दोस्तों एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, यानी गर्भाशय की पेशियों की शक्तिहीनता। सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है। शक्तिहीनता किस प्रकार से होती है वो देख लो। इससे शक्तिहीनता है वो कई प्रकार से हो सकती है। देखो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। प्लेसेंटा का अपूर्ण रूप से पृथक्करण करना, रुका हुआ प्लेसेंटा या फिर झिल्लियां, ठीक है। और जो मतलब महाबहुप्रसव होती है उनके अंदर भी देखने को मिलता है। बड़े आकार के शिशु का आना, जब शिशु बड़े आकार का होगा तो जो यूट्राइन वॉल होती है उसका आकार भी बड़ा होगा, ठीक है। गर्भाशय भी विस्तारित होगा, तो उसके कारण क्या होता है कि जो संकुचन और रिटेंशन होते हैं बेसिकली वो बाधित होते हैं। तो उस प्रक्रिया के कारण भी क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रोमिलेज में वही कंडीशन आ रही है क्योंकि उसमें अम्नियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है बहुत सारा। उसके कारण क्या होता है कि जो बेसिकली यूट्रस होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिटेंशन की प्रक्रिया प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती। लंबा अगर लेबर चलता है तो उसके कारण भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो महिला है वो अपने एफर्ट लगा लगा के थक जाती है और उसके कारण उसकी मसल्स में कमजोरी आ जाती है, शक्ति आ जाती है। अगर जल्दी लेबर हो चुका है तो वो भी एक प्रकार की कंडीशन होती है। और एक होता है जो एपीएच होता है, एंटीपार्टम हेमोरेज होता है, वो भी उसका एबरपसीन प्लेसेंटी एक प्रकार था प्लेसेंटा संबंधित, तो उसके कारण भी ये कोज हो सकता है पीपीएस, ठीक है। तृतीय अवस्था का गलत प्रबंध, मैं तो यही है कि तृतीय अवस्था गलत प्रबंध है। थर्ड स्टेज में आप प्लेसेंटा को प्रॉपर रूप से निष्कासित नहीं कर पा रहे हो, अम्बिलिकल कॉर्ड को खींच रहे हो, तो उसके कारण क्या होता है उसके कुछ अंश वहां पर रह जाएंगे और फिर वो ब्लीडिंग कोज करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और एनीमिया और कुपोषण, और एक होता है दोस्तों सब एरेक्नोइड, सब एंडोमेट्रियल फाइब्रोइड। फाइब्रोइड क्या होते हैं? एक प्रकार की गांठें होती है छोटी छोटी। जब ये प्लेसेंटा वाले स्थान पर होती है तो वहां पर ये क्या करती है? प्रॉपर रूप से कॉन्ट्रैक्शन रिटेंशन नहीं करने देती और ब्लीडिंग को कॉज करती है दोस्तों, ठीक है। और बस इतना ही है। इसके बाद में पढ़ते हैं सिम्टम्स, ठीक है। तो इसमें कॉज में कोई आपको वो इतना नहीं है, कॉज आप इस पर आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चीजों को समझना चाहिए आपको, समझ में आएगा ना उसके बाद आप कॉज में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपको उससे समझ के रिलेटेड है वो कोई भी चीज इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे इसके सिम्टम है तो सिम्टम में तो कोई इतना कुछ खास है नहीं। सिम्टम में इसमें देखो एक तो ब्लीडिंग होगी, सबसे बड़ा सिम्टम। एक ट्रैकीकार्डिया होगा, एक होगा ट्रैकीकार्डिया हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। और इसमें देखो अगर ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो क्या होगा? पोलर देखने को मिलेगा, यानी पीलापन देखने को मिलेगा, वीकनेस होगी, एंजाइटी होगी, और यूट्रस का आकार बड़ा महसूस होगा, यूट्रस का साइज इंक्रीज हुआ हमें दिखेगा। तो ये कुछ एक सिम्टम है जो आपको लिखने हैं बेसिकली, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यूट्रस को अगर महसूस करोगे, पालपेट करोगे तो वो फैले भी दिखेगा, ये भी एक फैलेपी मतलब होता है दोस्तों पिलपिला, जैसे कोई पिलपिली चीज होती है बहुत ही ऐसे उसको दबाते हैं तो जल्दी से क्या हो जाती है? नीचे की तरफ होती है, उस प्रकार का हमें देखने को मिलेगा एब्डोमेन वाला पार्ट। तो ये भी एक इसका सिम्टम है। अब रोकथाम इसकी बात करें तो दोस्तों रोकथाम बहुत ज्यादा जरूरी होती है इसकी। अब रोकथाम इसकी देखो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन क्या है कि कई बार इसका जो पूर्ण रूप से अगर आप इसको समझो तो इसकी रोकथाम करके भी आप इसको पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकते, यानी संपूर्ण रूप से तो इसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन रोकथाम है उसके माध्यम से इसको कुछ हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसमें रोकथाम दो प्रकार की होगी, या तो एक तो होगी डिलीवरी के समय, डिलीवरी के टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या रोकथाम करोगे। एक होगी थर्ड स्टेज जो सॉरी लेबर के समय आपका क्या उसमें बेसिकली प्रिवेंशन करोगे, या फिर उसमें कौन कौन सी चीजें रोकथाम के लिए आप ऐड करोगे, वो सभी चीजें हैं। तो इसमें प्रेग्नेंट वुमेन के एचबी लेवल को देखो। सबसे पहले इसके जो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं, गर्भावस्था के दौरान क्या क्या आप इसमें करोगे। तो गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन है बेसिकली उसका एचबी लेवल है उसको सामान्य बनाए रखना, यानी एचबी लेवल कितना होता है?
11 mg/dl से अधिक होना चाहिए उसका, ठीक है, एचबी लेवल किसका, महिला का। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसको प्रॉपर रूप से आयरन और फोलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो 100 दिन तक लेनी चाहिए, यानी 100 दिन तक आयरन और फोलिक एसिड उसकी टेबलेट उसको देनी चाहिए महिला को, ठीक है। तीसरा उसमें देखना चाहिए हरी पत्तेदार सब्जियां उसको खुआनी चाहिए। तो ये क्या करेगी कोज, ये उसके ब्लड को ज्यादा अमाउंट में बनाए रखेगी। जब ब्लड ज्यादा अमाउंट में होगा तो अगर थोड़ा बहुत उसमें रक्त स्राव हो भी जाएगा तो उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। और हाई रिस्क ग्रुप की पहले पहचान कर लेना। हाई रिस्क ग्रुप में कौन कौन आती है, जैसे पहले उसको कोई पीपीएच की हिस्ट्री रही है, पॉलीहाइड्रोमिलेज हो या अदर कोई डिजीज है जिसके कारण उसको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो उन चीजों का सबसे जैसे इसमें रक्त के थकापन संबंधी विकार है, ब्लड क्लॉट संबंधी डिसऑर्डर है, तो उन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी महिलाएं जिनमें पूर्व में पीपीएच की हिस्ट्री है, उनकी डिलीवरी एक आधुनिक जो हॉस्पिटल होते हैं और एक वेल एजुकेटेड हॉस्पिटल जहाँ पर अनुभवी डॉक्टर होते हैं और वेल इक्विपमेंट होते हैं, यानी बहुत अच्छे उपकरण होते हैं, उनके माध्यम से वो डिलीवरी करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। उस स्थिति में आपातकाल कोई कंडीशन आती है तो उसे डील किया जा सकता है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन का एबी यानी उसका ब्लड ग्रुप पहले ही मैच कर लेना चाहिए और क्रॉस मैच करके उसका ब्लड तैयार रखना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और आरएस ग्रुपिंग उसकी कर लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को नियमित रूप से क्या करना चाहिए, एंटीनेटल विजिट के दौरान जाना चाहिए, यानी प्रेगनेंसी के दौरान उसको निश्चित रूप से उसको जाना चाहिए एंटीनेटल विजिट। तो डब्ल्यूएचओ ने एंटीनेटल विजिट बता रखी 4 विजिट, तो उन 4 विजिट के हिसाब से उसको 4 बार तो डॉक्टर के पास कंसल्ट करना ही चाहिए, ठीक है। और अब इसके बाद होते हैं प्रसव प्रक्रिया के दौरान क्या क्या आप उसमें प्रिवेंशन करोगे या क्या क्या उसमें रोकथाम करोगे। तो सबसे पहले गर्भ शिशु की डिलीवरी में किसी प्रकार की अनावश्यक जल्दबाजी नहीं करनी, यानी उसमें आपको घबराहट में नहीं आना है, जल्दबाजी उसमें नहीं करनी है कि जल्दी से इसकी डिलीवरी करते हैं, क्योंकि जल्दी के चक्कर में क्या होता है कई बार उसमें पेशेंट का निष्कासन होता नहीं है प्रॉपर रूप से, और हम उसमें क्या करते हैं जल्दबाजी करके उसको क्रिटिकल कंडीशन बना देते हैं। तो महिला के लिए वो क्या है, जानलेवा कंडीशन हो सकती है, उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इसके लिए उसको जल्दबाजी नहीं करनी है। अम्बिलिकल कॉर्ड को भी प्रॉपर रूप से उसको देखना है कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड है उससे जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है, तो सभी कंडीशनों को देखकर ही इसका मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। हाई रिस्क महिलाओं की डिलीवरी के समय हमेशा वेल इक्विपमेंट उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। उच्च जोखिम युक्त महिलाओं की डिलीवरी के समय क्रॉस मैच रक्त तैयार रखना चाहिए। यदि डिलीवरी के दौरान एनेस्थीसिया का उपयोग किया जा रहा है तो उसमें बेसिकली जनरल एनेस्थीसिया की जगह लोकल एनेस्थीसिया का उपयोग करना चाहिए। और प्रसव की द्वितीय अवस्था के दौरान आवश्यकता अनुसार एपिsiotomy करनी चाहिए। एपिsiotomy क्या होती है, एक प्रोसीजर होता है जिसके दौरान क्या होता है कि जो सेकंड स्टेज होती है उसकी क्राउनिंग फेज होती है, उसके बाद में जस्ट एपिsiotomy उसी समय करते हैं। तो उस समय एपिsiotomy प्रोसीजर होता है जिससे क्या होता है कि जो शिशु है उस जो वेजाइनल पार्ट है वहां पर किसी प्रकार का टीयर ना हो, पेरिनियल पार्ट में किसी प्रकार की फटन ना हो, तो उसको बेसिकली कंट्रोल करने के उद्देश्य से एपिsiotomy की जाती है, ठीक है। उसको करना चाहिए, कोर्ड को खींचने से बचना चाहिए। प्लेसेंटा के पूर्ण रूप से सेपरेट हो जाने के बाद ही इसे बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान महिलाओं में मूत्र त्याग करने की सलाह देनी चाहिए, ठीक है। मूत्र त्याग अगर वो नहीं कर पा रही है तो उसको प्रॉपर रूप से क्या करना चाहिए, कैथेटराइजेशन करना चाहिए। यदि प्रसव प्रक्रिया में उसको बेसिकली वो प्रक्रिया को प्रेरित अथवा उत्तेजित करने के लिए हमें ऑक्सीटोसिन ड्रिप वगैरह देनी चाहिए, जिसमें ऑक्सीटोसिन में नाम होता है एक मेडिसिन का इल्गोमेट्रिन मेडिसिन होती है, इल्गोमेट्रिन, वो देनी चाहिए। इल्गोमेट्रिन है वो देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रेगनेंसी अथवा प्लेसेंटा अथवा झिल्लियों के कुछ भाग को यूट्रस में रह जाने का पीपीएच हो सकता है, तो इसके निष्कासन के बाद में जो भी पार्ट बाहर निकाला उसको चेक करना चाहिए कहीं कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है। डिलीवरी के पश्चात महिला को लगभग 2 घंटे तक उसका ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, उसके प्रॉपर रूप से वाइटल साइन है वो चेक करनी चाहिए और उसको प्रॉपर रूप से ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। और प्रोलॉन्ग लेबर अगर होता है तो उसको कम करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, ऑक्सीटोसिन ड्रिप देनी चाहिए, साथ में आर्टिफिशियल रेप्चर मेम्ब्रेन करके उसकी वेजाइनल डिलीवरी करना चाहिए। अगर वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में हमें सीजेरियन सेक्शन तो करना ही पड़ेगा। तो ये होते हैं इसके बेसिकली कुछ प्रिवेंशन। अब इसका जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है दोस्तों वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, और आपके लिए अगर कोई यूजफुल जानकारी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।